बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान न्यूज़ वन के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में कि जहां पर आज एक और ऐसा मैच खेला गया कि जहां पर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में किस्मत का फैसला होने वाला था। आज इंडिया और इंग्लैंड की टीमें बद्दे मुकाबिल थी और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में, पाकिस्तान के क्रिकेट सपोर्टर्स ये बात कर रहे थे कि मुश्किल ही होगा कि इस मैच को जीतने के लिए इंडिया मैदान में उतरे। इब्तिदा में ऐसा लगता नज़र आया क्योंकि इंडियन बॉलर्स के सामने जिस तरह से इंग्लैंड के बैट्समैनों ने बैटिंग की, इब्तिदाई स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त फराम किया और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे सजाने में कामयाब भी हुए। जवाब में एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम शायद इस टारगेट को चेस करने के लिए जा रही है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया और बिलाखिर इस मैच में फतह इंग्लैंड के नाम रही। और न सिर्फ फतह इंग्लैंड के नाम रही बल्कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जो कोशिशें हैं पहुंचने की, जो रसाई हासिल करने की कोशिशें, उसको भी तक़वियत मिली। इस मैच में क्या हुआ, इस मैच को डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ और जानना चाहेंगे कि इस मैच में इंग्लैंड की फतह के बाद पाकिस्तान के अब वर्ल्ड कप में क्या इम्कानात हैं और ये वर्ल्ड कप अब किस नहज पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पर कि क्या हुआ इस मैच में। टॉस जीतने के बाद यहाँ पे पहले खुद आपने देखा कि इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की है, 337 रन स्कोर किए हैं 7 विकेटों के नुकसान पे। बेयरस्टो ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बेयरस्टो ने 111 रन की इनिंग खेली और 66 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे जैसन राय। इन दोनों ने मिलकर 160 रन का ओपनिंग स्टैंड फराम किया। इसके अलावा 79 रन की इनिंग स्टोक की जानिब से सामने आई और 44 रन जो रूट स्कोर करने में कामयाब रहे। तो यूँ 337 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगर इंडिया के बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालते हैं तो एक दफ़ा फिर बड़ी उम्दा बॉलिंग की मोहम्मद शामी ने और 1 विकेट हासिल करने में बुमराह कामयाब रहे और 1 विकेट कुलदीप यादव के हिस्से में आई। जवाब में मतलूबा टारगेट भारत की टीम चेस ना कर सकी और महज 306 रन बना सकी 5 विकेटों के नुकसान पर। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की, 102 रन स्कोर किए। 66 रन की इनिंग विराट कोहली की जानिब से सामने आई और 45 रन हार्दिक पांड्या ने स्कोर किए। बॉलिंग पे निगाह डालते हैं तो 3 विकेटें हासिल करने में आर्चर कामयाब रहे और 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे वोक्स। तो यूँ इस मैच में 31 रन से इंग्लैंड की टीम को फतह हासिल हुई और पॉइंट्स टेबल पे भी थोड़ी सी हलचल मची इंग्लैंड की इस फतह के साथ। हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट, दोनों क्रिकेट एनालिस्ट रोज़ाना की तरह मौजूद हैं अपने दिलचस्प तबसरों और तज्जियों के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और जिस तरह आप इनके तबसरे, इनके तज्जिए पसंद कर रहे हैं और बड़ी बैरिस गुफ्तगू ये करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। और नाइस शर्ट, बड़ी ज़बरदस्त शर्ट लग रही है आपकी भाई। और हमेशा की तरह डैशिंग और हमारे प्रोफेसर, कैलकुलेशन, फार्मूलेज, ये टीम उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, जब पाकिस्तान पहुंच जाए, ये सारे तमाम तर तबसरे, तज्जिए, कैलकुलेशन के साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे, जिनको हमने इनको जो बड़े प्यार से इनको हम प्रोफेसर कहते हैं, बदी जमा। कैसे हैं बदी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है इस मैच के बाद? देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये सूरत हाल, क्योंकि अब इंग्लैंड भी इस दौड़ में बिल्कुल बराबर का शामिल हो गया है। तो अब लगता ही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है फाइनल 4 के लिए। कांटे का मुकाबला है। अब यहाँ से आगाज़ करते हैं प्राइम का बाकायदा तौर पे। क्या कहेंगे जो एक ओपनिंग स्टैंड मिला, इंग्लैंड के बैट्समैन इब्तिदा में स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। जैसन रॉय के लिए हम बात कर रहे थे कि अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसके साथ साथ बेयरस्टो ने आज 111 रन की इनिंग खेली और एक अच्छा डिसेंट ओपनिंग स्टैंड फराम किया। अली भाई, सबसे बड़ा वाज़ेह फ़र्क था जैसन रॉय का और फिर टॉस जीतना। जब मॉर्गन ने टॉस जीता तो वही मतलब वो इतने थोड़ा कंफ्यूज थे, खुश भी थे, कंफ्यूज भी थे, मगर उनके वर्ड्स ऐसे थे कि मैं टॉस तो जीत रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि पिच का बिहेवियर क्या होगा सेकंड इनिंग में, क्योंकि फ्रेश पिच पे आज बिल्कुल मैच था। तो वो जिस तरह से जैसन रॉय का वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आ रहा था पिछले 3-4 मैचेस से, वो आज क्लियरली हो गया कि आज 80% जैसन रॉय फिट थे। जब फिटनेस उनका टेस्ट लिया गया, देन ही सेड कि नहीं मैं डिलीवर पूरा करूंगा और फिर आज उन्होंने शो भी किया। जिस तरह से वो अटैक करते हैं, शुरू में 2-4 ओवर उन्होंने स्ट्रगल की है, बेयरस्टो के भी स्ट्रगल की, लेकिन जब वो खेलना शुरू हुए, फ्लो में आया है, तो उसमें एक वाज़ेह जो फर्क जो था, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कैप्टनसी का फर्क हमें नजर आया, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने स्पिनर लगा दी। या तो आप पहले ओवर से लगाते अगेंस्ट रॉय के, लेकिन वो चीज नजर नहीं आई, क्योंकि आपने जब उनका हाथ खोल दिया तो ये वाज़ेह फर्क जो आपको ओपनिंग स्टैंड जो इतना लंबा उन्होंने दिया है, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फर्क था मैच का। बेयरस्टो ने आज जिस तरह से बड़ी इनिंग खेली, 111 रन की इनिंग खेली, जिस तरह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो अच्छी इनिंग्स खेलता है, इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। और बेयरस्टो हम देख रहे हैं कि
तवातुर के साथ स्ट्रोक्स खेलते हैं, रन स्कोर करते हैं, बड़ा अच्छा एक एडिशन है इंग्लैंड की टीम में। अब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज उनके, क्योंकि उनको पार्टनर सही तरीके से जो शुरू में नहीं मिल रहा था, 2-3 मैचेस से अपने जेसन रॉय इनफिट थे, तो वो उनकी जो है उनकी केमिस्ट्री नहीं मिल पा रही थी, आमांगी नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम का शिकार थे, क्योंकि एक तरफ से रन ना हो रहे हो तो दूसरा बैट्समैन भी जो है इन फॉर्म बैट्समैन वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आज जेसन रॉय जैसे आए तो उनमें एक एतमाद नजर आया। आपने देखा होगा शुरू में शामी के ओवर में 1-2 चौके ऐसे हुए बेयर स्ट्रोक के बिल्कुल विकेट के पास से जो है थर्ड मैन पे चौके हुए, तो इस तरह के जब उन पे एतमाद मिला शुरू के ओवर्स में शामी ने काफ़ी परेशान किया दोनों बैट्समैनों को, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हुए और उसके बाद उन्होंने वो इनिंग खेली जिसकी इंग्लैंड को ज़रूरत थी, और वाकई आज उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया 160 रन का ओपनिंग स्टैंड। और उसके बाद एक मौके पर तो अली भाई ऐसा लग रहा था कि 29 ओवर में 200 रन कर लिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि 350 रन तक हो जाएंगे, लेकिन बीच के ओवर्स में मैं कहूँगा कि वहाँ पर इंडियन बॉलर ने कोई अच्छी बॉलिंग की जिसकी वजह से थोड़ा सा टोटल कम हुआ है। ठीक है, रूट ने आज जो ओपनिंग स्टैंड मिला था 160 रन का ओपनिंग स्टैंड को बड़ा अच्छा कैपिटलाइज किया, आज 44 रन की इनिंग के लिए। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है कि मॉर्गन, जिस तरह बार बार बहुत सारे सीनियर्स की बात कर रहे हैं, मॉर्गन आज सिर्फ 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए? अरे भाई वो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं जल्दी एडजस्ट हो जाऊं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन करूं, क्योंकि जो उन्होंने अफगानिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट की है शायद उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग की है एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आज इंडिया की बात करें, तो क्योंकि इंडिया के भी स्पिनर्स ने आज वो डिलीवर नहीं करके दिया जो इंडिया के डिलीवर करते हैं स्पिनर्स पिछले मैचेस में। शामी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल की, जब शामी को कैप्टन लाया उसने स्ट्राइक दी है, रन्स रोके हैं, एक वाज़ेह फर्क, लेकिन दूसरे एंड से कंटिन्यूसली रन्स बनते गए। यहाँ पर ये कि मॉर्गन अगर जिस तरह रूट और वो मॉर्गन खड़े थे, अगर वो खड़े होते या थोड़े से आप सिंगल्स डबल्स करते, थोड़ा सा पिच से आप यूज्ड टू होते, तो मैं नहीं समझता अली भाई कि ये रन 350-400 भी जा सकते थे। अच्छा बताइए, जिस तरह से अब बाद में आके स्टोक्स ने रन स्कोर किए, 79 रन उन्होंने स्कोर किए, 54 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 6 चौके 3 छक्के उनके स्कोर में शामिल है। स्टोक्स हुए, हार्दिक पांड्या हुए, इस टाइप के बैट्समैन बड़े ज़रूरी होते हैं किसी भी टीम में, क्योंकि आप एक्सेलरेट करने में कामयाब होते हैं, किसी भी टीम को इसकी इनिंग को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। अब बिल्कुल ऐसी ही देखिए, उसके बाद जब जे रोड आए, उसके बाद मॉर्गन आउट हुए, तो एक ऐसे बैट्समैन को नंबर 5 की एक पोजीशन ऐसी होती है कि जहां आपको विकेट पे स्टे भी करना होता है, जब आपकी ऊपर के बैट्समैन आउट हुए हैं, और फिर आपको रन्स भी करने होते हैं। और बेन स्टोक्स में यही क्वालिटी है कि वो जाकर जब खेलते हैं तो वो अपने शॉट भी खेलते हैं, और आज उन्होंने देखा कि आपने देखा होगा एक रिवर्स पे उन्होंने छक्का मारा है, तो आउट क्लास उन्होंने बैटिंग भी की है। तो यही ऐसा एक ऑलराउंडर 5-6 नंबर पे लाजमी एक टीम में होना चाहिए, जैसे हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेन स्टोक्स कर रहे हैं, जिसकी कमी हमें जो है वो पाकिस्तान टीम को महसूस हो रही है। तो इस तरह के बैट्समैन ऐसे होते हैं जो वक्त जब जरूरत के बाद वो हिटिंग भी कर सकते हैं, और जब टीम को जरूरत हो, टीम स्ट्रगल कर रही हो, तो वहाँ पर वो टीम को साथ देकर चल भी सकते हैं और आखिर तक खेल भी सकते हैं। अच्छा, आपने तो काफ़ी क्रिकेट यकीनन इन ग्राउंड्स पे खेली होगी, आपको लगता है जो 337 रन स्कोर किए गए, क्या ये चेसेबल थे, या इंडिया ने थोड़ा सा स्लो भी हुए बीच में, रन फिर एक्सेलरेट किया, पांड्या जिस तरह, ऋषभ पंत जिस तरह से इनिंग का लेके चला, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि चेसेबल थे, या आप समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग इंग्लैंड ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया? अली भाई शुरू के जो नए बॉल से जो 7 ओवर जो हुए हैं वो बहुत डिफरेंट ओवर हुए थे, मतलब ना रोहित शर्मा के बल्ले पे बॉल लगी थी, जबकि आपके राहुल तो फौरन ही आउट हो गए थे, लेकिन विराट कोहली भी स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए थे तकरीबन कोई पिछले अगले 10-12 ओवर तक, क्योंकि वो जो स्विंग और सीम टाइप का था और थोड़ा डबल पेस टाइप का पिच हुआ था, कि कहीं कहीं बॉल ऐसे कि फ्लाई कर रहा था, कहीं कहीं बॉल थोड़ा स्लो आ रहा था। पिच के बारे में था भी कि डबल पेस पिच एग्जैक्टली, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश पिच था, तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड ऑफ था कि इनका कि चलो एटलीस्ट आप खड़े रहोगे ना तो रन आते हैं। जैसे ये खड़े हुए थे, जैसे रोहित शर्मा ने 100 किए हैं, अगर वो थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते तो मुझे नहीं लगता था कि इतना लंबा टोटल ये आराम से, क्योंकि इतने ज्यादा टोटल भी इंडियन बैट्समैनों ने किसी भी पिच पे अचीव किए हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह शामी ने बॉलिंग की, अब जो 5 आउट किए उन्होंने, वो कवर अप के तौर पे आए थे भुवनेश्वर के, और अब शामी जिस अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं, हम देखा इस टूर्नामेंट में इससे पहले जिस तरह अब ट्रेंट बोल्ट खेले, फिर वो साउथी का जगह नहीं बन पा रही साउथी की, तो मेन बॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपना रेस्ट कर रहे हैं या इंजरी के बाद कमबैक में बड़ी मुश्किल हो रही है उनको। अली भाई यही बात है, क्योंकि देखें ये होती है आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, कि अगर आप कोई एक लड़का अनफिट होकर आप जाते हैं और फिर एक दूसरा लड़का रिप्लेस करता है, तो वो इतना मेंटली स्ट्रांग है कि उसने खेलना है और उसने परफॉर्म भी करना है, और फिर उसको दूसरे को जगह ही नहीं देनी। तो यही एक क्वालिटी होती है किसी भी टीम की, चाहे आप इंडिया उठा लें, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, न्यूजीलैंड उठा लें, इवन आप अगर पाकिस्तान उठा लें, श्रीलंका उठा लें, कम बैक किसी को भी ना करने दें। आपका काम है कि आपको एक अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो यू हैव टू डिलीवर इट फॉर योर टीम। दूसरी तरफ शामी ने जो ठीक है 5 आउट उन्होंने किए, लेकिन जिस तरह शामी को 8 चौके भी लगे, 3 छक्के भी लगे, तो इस तरह से तो
आप समझते हैं कि तकरीबन कोई इन्होंने 50 रन तो बाउंड्रीज की मदद से दे दिए? बिल्कुल, शुरू में देखें आप उनके 5 या 6 ओवर में देखें, उनके इतने शुरू में 2 ओवर में 3 ओवर में उनको रन थे, लेकिन बीच के ओवर में उनके रन नहीं थे। ये रन जो है उनको आखिरी के 3 ओवर में जब वो तेज़ खेले थे बेन स्टोक, तो बेन स्टोक ने आगे उनको तेज़ खेला तो वो रन बने उस वक्त, क्योंकि वो खुल के खेल रहे थे और एक टीम को ज़रूरत भी थी तो ऐसे मौके पर। लेकिन जिस तरीके से शामी ने शुरू में बॉलिंग की अली भाई, अगर उस वक्त उनको 1-2 विकेटें मिल जाती तो मेरे ख्याल में नतीजा ही मुख्तलिफ होता। और दूसरी जहाँ तक आपने बात की, इंडिया ने जो बैटिंग शुरू की तो काफ़ी स्ट्रगल किया उसने। 12 ओवर में आप देखें 50 रन हुए, तो वही वाज़ह फर्क था जो शुरू के ओवर में रन नहीं। अच्छा, इंडिया की बैटिंग हम जरा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज रोहित शर्मा ने एक और सेंचुरी टूर्नामेंट में स्कोर कर दी, विराट कोहली ने एक और सेंचुरी स्कोर की। इसको जरा तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन हस्बे रिवायत हस्बे रीत जस्ट बिफोर द ब्रेक रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंक। That's a lovely strike. What a beautiful shot that is. Definitely assist the spinners. Great shot. The previous delivery made this shot possible. Well, this is the slowest 50 partnership. Lovely. Hard reverse sweep. He's manoeuvred the field brilliantly. When do we go for it? Oh, much needed boundary. Well, he's gone with the spin and he's put it in the gap for 4. It is full and it has been clubbed away for 4. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और अब हम बात करेंगे भारत की बैटिंग के हवाले से कि जहां पर रोहित शर्मा ने आज 102 रन की इनिंग खेली और इस टूर्नामेंट में अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की। और ये रिकॉर्ड कुमार संगकारा के पास है कि जिन्होंने 2015 के आईसीसी वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरियाँ एक ही टूर्नामेंट में स्कोर की थी। यही कारनामा मार्क वागा सन 1996 में अंजाम दे चुके हैं, और यही कारनामा सौरव गंगुली 2003 में अंजाम दे चुके हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में मैथ्यू हेडन ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं कि जिन्होंने 3 सेंचुरियाँ स्कोर की। और अब इस क्लब को ज्वाइन किया रोहित शर्मा ने कि जिन्होंने आज इस टूर्नामेंट में अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की। अब क्या संगकारा के रिकॉर्ड को बराबर या फिर ब्रेक कर सकेंगे रोहित शर्मा या नहीं, यकीनन ये आने वाली इनिंग्स बताएंगी। रोहित शर्मा इज इन वेरी गुड फॉर्म ऑफ हिज कैरियर। आज फिर 102 रन की उन्होंने इनिंग खेली, क्योंकि उनकी इनिंग जो थी वो टीम को नहीं जितवा सके, लेकिन यकीनन उनका मोरल काफ़ी अच्छा हुआ होगा इस इनिंग से। अली भाई बिल्कुल, क्योंकि बीइंग लाइक इंडिविजुअल तो आप अपने आप को कहते हैं कि ठीक है सेंचुरी की, लेकिन ये रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर हैं या विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं कि ये कहते हैं कि जब हम रन्स करें तो वो रन्स टीम के काम आए। अगर हम 50 रन भी करें तो वो टीम के काम आए, अगर 100 करें तो वो टीम जीते। तो ये समझो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट होंगे जरूर रोहित शर्मा जिस तरह की इनकी फॉर्म लगी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आगे चल के मैचेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया था वो बहुत स्लो स्टार्ट था। ऐसा स्टार्ट इंडिया का हमने आज तक इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं देखा। तो ये एक क्वालिटी, बीइंग अ क्वालिटी प्लेयर, ही इज नो डाउट ही इज हैव अ मैसिव रन्स, और जितनी क्वालिटी उन्होंने हर दुनिया में हर पिचेस पे खेली है, हर पिचेस पे जाके उन्होंने 100 की हैं, क्वालिटी बॉलिंग के आगे डेफिनेटली ही इज अ गुड क्लास। क्या कहेंगे आप? इब्तिदा बड़ा स्लो था, जिस तरह ताहिर देवी का हमें भी पता है कि जो पिच रिपोर्ट आ रही थी कि स्लो एंड स्टेडी पिच है, ये डबल पेस विकेट होगी है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई ओपनर इस तरह का स्लो स्टार्ट लेता है, आपको लगता है कि ऐसा बनता है या लगता है कि कुछ ज़्यादा शैल में चले गए थे? नहीं, ऐसा हुआ कि शुरू के जो अली भाई देखिए, शुरू में जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो इंग्लैंड के बॉलर ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, खासतौर पर वॉक्स ने जो बॉलिंग की है उससे काफ़ी परेशानी भी हुई है, और रोहित शर्मा का कैच भी जो है स्लिप में छूटा है रूट से, और वो कैच जो था देखें एक की कैच उसको 100 बना के चला गया। तो यही होता है कि वहाँ पर उनकी थोड़ी सी बैटिंग जो थी, 73 बॉलों पे उनकी पहली जो है निस्फ सेंचुरी बनी है। तो यही वाज़ेह फ़र्क मुझे नज़र आता है कि इंडिया चेस नहीं कर सका। और फिर बीच के ओवर में आप देखें बहुत अच्छा खेले, एक मौके पर ऐसा भी हो गया था कि इंडिया 8-9 रन के हिसाब से वो रन बना रहे थे, लेकिन फिर आखिरी के 7-8 ओवर थे उसमें भी रन नहीं बने, जब धोनी खेल रहे थे उस वक्त भी रन नहीं बने। तो शुरू के जो 12-13 ओवर थे मेरे ख्याल में इस मैच का जो है वो वाज़ेह फ़र्क थे, जिसकी वजह से इंडिया चेस नहीं कर सकी। ठीक है, विराट कोहली की इनिंग जिन्होंने 66 रन की इनिंग खेली, एक और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 2015 के वर्ल्ड कप में स्मिथ ने 5 कंसेक्यूटिव जो थी वो निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, और यहाँ पे विराट कोहली भी कंसेक्यूटिव जो है 50 स्कोर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह समझते हैं कि 50 रन करते हैं 100 नहीं कर पाए अब तक? अली भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली, जब वो डॉट बॉल खेलते हैं और उनको लगता है कि इस जोन में मैं आराम से खेल सकता था, प्लेस कर सकता था, तो उनका एग्रेशन साफ नजर आ रहा है और वाज़ेह तौर पे कैमरा पे हम देख सकते हैं। देखिए ठीक है, उनकी एक ये एक हैबिट है कि वो इस तरह से एडजस्ट वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन पास्ट में हमने कभी विराट को इस तरह से नहीं देखा करते। मतलब ये ज्यादा एंशियस हो रहे हैं,
ज्यादा मतलब हंग्री जब इंसान होता है रन्स के लिए तो ये चीज आती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 100 हो मेरी वर्ल्ड कप के अंदर। जब 100 एक प्लेयर करता है और फिर उस टीम को अपनी मुश्किल से निकालता है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लिफ्ट अप होता है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि 50 रन जो टीम के काम नहीं आ रहे उनके हो सकते हैं वो हो, लेकिन दूसरी टीम को अगर वो 50 करके आउट हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ दूसरी टीम तो 50 करा के उनको आउट करवा देगी, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अगर जब खड़े होते हैं तो पूरा मैच फिनिश और फिर आखिर तक लेके जाते हैं, फिनिश करके आते हैं। ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने आज एक दफा फिर अपनी अफादियत को, अपनी अहमियत को साबित किया। 32 रन की उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन जो स्ट्रोक्स खेले वो बड़े ज़बरदस्त स्ट्रोक खेले। और कुछ मेरी प्लेयर्स से बात हो रही थी, उन्होंने कहा तो मिक्सचर है 2-3 प्लेयर का, जिस तरह सईद अनवर जिस तरह फ्लिक किया करते थे लेग साइड पे, और जो उनका कैच हुआ वो भी बड़ा अनबिलीवेबल कैच हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बैट। देखिए उनके पास जैसे एक होता है ना कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है तो उसके पास तकरीबन अली भाई सारे ही शॉट होते हैं, तो वो मेरे ख्याल में पंत ऐसा प्लेयर है जिसके पास कट भी है, आपने देखे एक्स्ट्रा कवर भी उसने मारे हैं, मिड विकेट उसने जो मारे हैं, उसके अलावा जो उसने पुल किए हैं ज़बरदस्त, और ये शॉट भी जिस पे वो आउट हुए हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच जो है वोक्स ने लिया है जिसकी वजह से वो आउट हुए। लेकिन जो भी उन्होंने 32 रन की इनिंग खेली उसमें नजर आया कि वाकई आपको लगता है वो जो कैच था वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पांड्या और पंत बड़ा अच्छा टीम को लेकर चल रहे थे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि वोक्स ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, बल्कि अच्छे तीसरा या चौथा कैच था उनका इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, जो इस तरह का उन्होंने कैच पकड़ा और इंग्लैंड को मैच में वो वापस लाए। अगर उस वक्त वो कैच नहीं लेते तो ये मैच का नतीजा थोड़ा चेंज भी हो सकता था, क्योंकि पंत का जो बल्ला था वो चल पड़ा था और जिस तरीके से वो हिट कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि 10-12 रन 10-12-13 रन उनके लिए कोई मसला ही नहीं है ओवर में बनाने के लिए। क्या कहेंगे पंत के बारे से कि पहला मैच खेलना, वर्ल्ड कप का मैच खेलना, प्रेशर मैच, और फिर वो फर्स्ट चॉइस भी नहीं थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पंत का एक्सक्लूजन हुआ था वर्ल्ड कप में, उनको शामिल नहीं किया गया था, विजय शंकर को शामिल किया गया था, तो इंडिया में बड़ा इस पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। अली भाई देखिए बात ये कि जिस तरह से विराट कोहली बिंग कैप्टन को कॉन्फिडेंस पहले शंकर पे था, फिर पंत पे भी था उनका कॉन्फिडेंस, लेकिन जिस तरह से आज वो डिस्क्राइब कर रहे थे पंत को, जब उन्होंने कहा कि जी शंकर को क्योंकि टो का प्रॉब्लम है तो हम रिप्लेस कर रहे हैं पंत को, उसने कहा कि जब ये 20 रन बना लेंगे ना, कहते फिर दुनिया देखिए कि किस तरह का प्लेयर है ये। मतलब एक बिंग कैप्टन अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द गेम वो बात कर रहा है, मतलब कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा उस लड़के के लिए जो अभी आया है और पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है। वो क्लास नजर आई, ठीक है उससे वो 50 या वो बड़े रन नहीं हो पाए, लेकिन एक बेंच स्ट्रेंथ से लड़का आया है। ताहिर एक सवाल है, मतलब मैं एक जानना चाहता हूँ, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपके पास दिनेश कार्तिक आपने पहली चॉइस लिया है आपने, तो फिर आप पंत अभी आ रहा है रिकवरी के तौर पे, रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहा है, फिर आप पंत को फर्स्ट चॉइस क्यों बनाते हैं? या तो कोई प्लेयर आप जिस तरह हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, या तो वहाब रियाज को आप लेते नहीं, या तो आप वहाब रियाज को पहले ले लेते। अगर आपने वहाब रियाज को या आमिर को आपने पहले नहीं लिया, आपने पहले लिया हुआ है यहाँ पे जुनैद खान को लिया हुआ है, हसनैन को आपने पहले लिया हुआ है, तो पहले आप फिर हसनैन को जुनैद खान को ट्राई करें, फिर वहाब रियाज और आमिर को ट्राई करें। तो इट मीन्स कि आपका या तो वो फैसला सही नहीं था या ये फैसला सही है। अब आपने जब दिनेश कार्तिक को धोनी के कवर अप के तौर पे लिया हुआ है, मिडिल ऑर्डर में लिया हुआ है कि वो बैटिंग करता है, और फिर पंत आता है रिप्लेसमेंट में, तो फिर कार्तिक को मौका नहीं दे रहे, फिर आप पंत को खिलाते हैं। ये मतलब थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे होता क्या है। अली भाई देखिए बात ये कि आपने दिनेश कार्तिक को टीम में अपॉइंट किया तो एवरीबडी नोज कि ऑल ऑफ द टीम के दिनेश कार्तिक पे कहां वर्क करना चाहिए, कहां वीकनेस है, कहां स्ट्रांगनेस है। तो ये चीज हो गई, सबका ध्यान दिनेश कार्तिक पे चला गया। फिर नो वे सडनली जब रिप्लेसमेंट उन्होंने धवन की ली और पंत आए, तो पंत को किसी ने अभी तक ऐसा देखा नहीं था, और फिर ये सरप्राइज पैकेज था आज आईपीएल इंग्लैंड के लिए फॉलो किया जाता है। अली भाई आईपीएल इज अ T20 ना, तो 50 ओवर का एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट है। तो ये एक उन्होंने मैं समझता हूँ ब्लफ खेला है कि सबको दिखा के दिनेश कार्तिक को, हम फिर अनाउंसमेंट भी उन्होंने पहले की थी कि जी हम दिनेश कार्तिक को रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जो इंग्लैंड की टीम खेलती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती थी, और एक जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम खेलती थी कि जी हम स्पिनर खिला रहे और 4 फास्ट बॉलर कहते थे। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम पहले अनाउंसमेंट करते हैं अपने यंग लॉट की, और फिर कहते हैं जब आप सीरीज खेलने जाते हैं वो यंग लॉट 0 हो जाती है, तो फिर आपको पुराने याद आते हैं किधर गए पुराने। भाई आप पहले ही उनको अडक्ट करके आप उनको आप बेशक सीरीज वहां ना खिलाएं, आप यंग को भी वहां भेजें, यंग को आप चांस दें, ताकि सीनियर को एटलीस्ट पता हो कि हाँ यार आप रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं, आप उसको वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये भी अली भाई बड़ा फर्क पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस तरह के लेके किसी को जाते हैं, कॉन्फिडेंस किसी को इजहार करते हैं, फिर रिप्लेसमेंट को आप पहले खिला देते हैं, तो पसंद नापसंद नजर आती है आपको इसमें? बिल्कुल आप देखें ना, पहले आप लेके गए, मैं अपनी टीम की बात करूंगा कि जुनैद खान को हम लेके गए, आबिद अली को लेके गए, और उसके अलावा जब हम वहाब रियाज को बुलाते हैं और आमिर हमारे उसमें स्क्वाड में शामिल नहीं था, और परफॉर्म भी किसने किया? आमिर ने किया। परफॉर्म अब कौन कर रहे हैं? वहाब रियाज कर रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि सिलेक्शन कमेटी का वो फैसला दुरुस्त था या ये फैसला दुरुस्त था। और एक बार और है, जब से इंतजाम, छोड़िए मैं आपको इंटरप्ट करूं, इससे दो चीजें सामने आती हैं कि सिलेक्शन कमेटी और टूरिंग सिलेक्शन कमेटी वो एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। देखिए ना, आप देखें इंतजाम उलग जब तक टीम के साथ थे, टीम का हाल आप देखें किस तरीके से हुआ था, बिखरी हुई टीम जीत नहीं थी। जैसे ही उन्होंने इंतजाम
मामला कि टीम को छोड़ा, वो अलग हुए, आप टीम की परफॉर्मेंस देख लें। तो यही होता है कि एक चीफ ये तो आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा मैं अपनी पहले बात करूं, लेकिन उनकी बात ये है कि देखें ये होता है कि दिनेश कार्तिक को उन्होंने लिया तो उस वक्त जब पंट को नहीं लिया तो उस वक्त इंडिया में जैसे हमारे यहाँ बातें हो रही थी कि आमिर को लें, कोई कहता है आमिर को ना लें, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो ऐसी बातें वहाँ भी चली कि भाई पंट बेहतर है दिनेश कार्तिक के, लेकिन उन्होंने इस वजह से लिया कि खुदा न खासा अगर उनकी अब उसमें अगर कहीं धोनी को कुछ हो जाता है तो दिनेश कार्तिक को रिप्लेस कर लेंगे, तो इस वजह से उन्होंने उसको लिया। लेकिन यहाँ भी तो कीपर हैं, ये ताहिर, देखिए ताहिर की बात वो सही है कि वो दिखा कुछ रहे और ला कुछ रहे, तो वो इसलिए वो करना चाह रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि ये भी बैट्समैन हमारे पास ऐसा है जो कुछ कर सकता है और वो भी ऐसा है कुछ कर सकता है। तो यही है कि इंडिया जिसको चांस दे रहा है वही एक से एक है, तो यही वजह बन रही है कि हम दिखाते किसी को कुछ और है और खिलाते किसी और को है। ठीक है जी, हम काफ़ी तफसील के साथ पंट को डिस्कस किया, लेकिन भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है जिस तरह माजी में पाकिस्तान को मंजूर इलाही, अजहर महमूद या फिर अब्दुल रज़ाक की सूरत में पाकिस्तान को ऑलराउंडर मिले। हार्दिक पांड्या ये वो नाम है कि जो स्लो भी बैटिंग करता है, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए भी बैटिंग करता है, जारहाना अंदाज से भी बैटिंग करता है, बॉलिंग भी अब ये 140 प्लस स्पीड के साथ करने लगे। तो एक ऐसा ऑलराउंडर मिला इंडिया को जो बड़ा स्ट्रेंथन करता है इंडियन टीम को। आज भी उन्होंने 45 रन की इनिंग खेली, मैच 33 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उनके स्कोर में शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आगाज़ किया, जिस तरह उनको IPL के साथ उनको और उनके भाई को इस तरह से बूस्टअप मिला, अब अब्दुल रज़ाक ने भी कहा मुझे 2 हफ्ते दें, मैं इसको ऑलराउंडर बना दूंगा। अपने तो आप ऑलराउंडर बना नहीं रहा, हार्दिक पांड्या पे आपकी निगाह है। अली भाई बात यह देखें, हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन इस इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सरप्राइज पैकेज में कहूँगा, क्योंकि इतने एनर्जेटिक हैं बेसिकली वो, मतलब वो विराट कोहली को आप कर लेंगे, वो एज अ बॉलर वो कर रहा है। हाँ। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, एरोगेंट टाइप के हैं, उनको पसंद ही नहीं कोई बैट्समैन, चाहे बेशक उससे जितनी भी दोस्ती हो बाहर जितनी भी। लेकिन एक चीज का में फर्क आएगा, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बीइंग ऑलराउंडर अपने आप को तस्लीम कराना है तो यू हैव टू बोल वेरी वेल। उसमें आपने वैरायटी लानी पड़ेगी, प्लस आपको यॉर्कर्स, बाउंसर्स का काम नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी पिचेस मिलेंगे जहां आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर सकें। आपको पेस वेरी करना पड़ेगा, आपको स्विंग थोड़ी बहुत लानी पड़ेगी एज ए ऑलराउंडर बनाने के लिए। बैटिंग में नो डाउट ही इज चेंज हिज अलॉट, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो नंबर जो ओवर्स में आएगा वो 10 ओवर 12 ओवर में आएगा उनका नंबर, तो वो पहली बैकफुट पे खड़े होगा, जिसकी उन्होंने बाकायदा पूरी प्रैक्टिस की हुई थी पावर हिटिंग की। वो वाज़ेह हमें नजर भी है पिछले मैचेस में, ठीक है आज उनसे उस तरीके की हिटिंग नहीं हुई जिस पर हम कह रहे थे। फिर वो एक मैसेज भी गया, वो शायद बल्ला गया, क्या हुआ सडनली नोवेयर नहीं है, वो क्या चेंजिंग आई। लेकिन बात ये कि एक ऐसा ऑलराउंडर जिसको हम कह सकते हैं कि जी ही इज गोना बी अ गुड स्टार इन अपकमिंग डेज। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से आप जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा ऑलराउंडर है कि जिसको अब्दुल रज़ाक 2 हफ्ते नहीं 4 हफ्तों में ही ऑलराउंडर बना दें? अली भाई देखें, माजी में अगर आप देखें तो आपके पास इमाद आजम गुजरे हैं, आपके पास यासिर अरफात भी हमारे पास अरफात थे एक जमाने में, फिर आमिर यामीन आपके पास गुजरे हैं, अनवर अली आपके पास गुजरे हैं। लेकिन ये 3 ऐसे ऑलराउंडर मैं अभी अम्माद भट्ट आए नई लौट में, मतलब ये 3-4 ऐसे आपके पास हैं, अगर आप इन पे सही वर्क करें ना और प्रॉपर्ली सीरीज दें, 2-2 करके आप इनको 2-2 3-3 सीरीज देंगे, 2 प्लेयर एक सीरीज में जाए, 2 प्लेयर, तो अली भाई डेफिनेटली आई एम श्योर कि 2 से 3 ऑलराउंडर आपके पास तैयार होंगे। अगर सिचुएशन आपको देखनी है, श्रीलंका के लिए कौन से ऑलराउंडर्स चाहिए, आपको साउथ अफ्रीका के लिए कौन सा ऑलराउंडर चाहिए, इंग्लैंड के लिए कौन से ऑलराउंडर चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा चलिए ये तो वो सारे नाम हैं कि इसमें हम एक लिस्ट में एक नाम और शामिल करते हैं, बिलावल भट्टी का, कि उनको भी हम एज एन ऑलराउंडर जो है वो हम उसको डेवलप कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा आपको लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा ऑलराउंडर है कि जिसको जो अभी यंग आ रहा हो, जिसको लोग इतना नहीं जानते हो, कि उसको अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद को या किसी ऐसे ऑलराउंडर को दिया जाए जो इनको डेवलप करे? अली भाई देखिए 2-3 हैं। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की अगर बात करते हैं तो खुशदिल है, जैसे आप काशिफ भट्टी की बात कर सकते हैं कि ही कैन बैट एटलीस्ट पावर हिटिंग वो अच्छी कर सकते हैं। खुशदिल ये कि वो पूरा लेके चलते हैं, वो थोड़ा ऑन साइड पे जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ऑफ साइड। ये ऐसे 2-3 ऑलराउंडर्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर का होना बड़ा वाज़ेह फर्क होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और फिर वो अपनी दाग जल्दी जमाता है एज कम्पेयर टू राइट हैंडर। तो ये ऐसे हैं कि अगर इनको वर्क किया जाए, इनको आप पाकिस्तान ए टीम से टूवर्स कराया जाए, प्लस कैंप्स में आप पाकिस्तान टीम में डालें, तो ये भी एक। अच्छा, अनवर अली के बारे में क्या खबर है, क्योंकि आप तो क्योंकि PIA से खेलते हैं, अनवर अली इंजरी के बाद अब क्या अनवर अली में दोबारा उसी रूप में नजर आएंगे? क्योंकि
लोग ये कहते हैं और जो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि पेस जो थोड़ी सी कम हुई, क्विकली मुझे बताइए। अली भाई, क्योंकि मैं रिसेंटली अनवर के साथ ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ नेशनल स्टेडियम पे, और अभी वो वापस रिहैब शुरू हो गया उसका, और ही इज कोई वेल, और डे बाय डे वो अपनी रिहैब को अच्छी तरीके से कर रहा है। ठीक है, इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ना सिर्फ इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे, पॉइंट टेबल पे बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान के चांसेस को भी, और जो कल जो मैच खेला गया उसकी बाज़गश अभी तक सुनाई दे रही है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल। हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंग्लैंड और इंडिया की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया, और यहाँ पर इंडिया की टीम ने इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम ने 31 रन से कामयाबी हासिल की। ब्रेक पर जाने से पहले हम ऑलराउंडर्स की और पाकिस्तान क्रिकेट के पर्सपेक्टिव के हवाले से बात कर रहे थे। क्विकली मुझे बताइएगा, बदी सर ताहिर ने बड़ी तफसील से बड़ा बताया मुझे, आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा है ऑलराउंडर के जो आमिर यामीन या बिलावल भट्टी, अनवर अली, अम्माद बट इनकी प्लेस ले सके या इनकी जगह पे आके खेल सके? देखिए, मेरे ख्याल में बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं हुसैन तलत को आप तैयार कर सकते हैं। आपने देखा कि उसकी बॉलिंग भी ऐसी है और बैट्समैन लेफ्ट हैंड है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि PSL खिला के उसके बाद किनारे कर देते हैं, उसके बाद एक आध दो मैच खिलाए, उसके बाद देते हैं। आमिर यामीन पे आप इस वक्त भी, ये नहीं कि उसका कोई टाइम गुजर चुका है, इस वक्त भी अगर आमिर यामीन को, अम्माद बट को, इनको आप अगर तैयार कर सकते हैं, तो ये अब्दुल रज़ाक जाके पांड्या की बात करते हैं, तो अगर अब्दुल रज़ाक को ये टास्क दे दें कि भाई ये 3 ऑलराउंडर है हमारे पास, इनको आप और अगले 4 साल में इनको तैयार 4 साल के हमें तैयार करके दे दें, ताकि इनको मुख्तलिफ, हम किसी को श्रीलंका में आजमाएं, किसी को इंग्लैंड में आजमाएं, किसी को कहीं आजमाएं, तो अपने पास ऐसी लड़के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है ना अली भाई कि उन पे हम डोमेस्टिक पे तवज्जो ही नहीं देते। जब डोमेस्टिक में तवज्जो नहीं देंगे तो कहां से हमें ऑलराउंडर मिलेंगे? डोमेस्टिक पे तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह मेरे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट ने बात की ऑलराउंडर्स के हवाले से कि हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं कि जिन पे काम करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। अब्दुल रज़ाक साहब हार्दिक पांड्या की बात तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको आमिर यामीन नजर नहीं आ रहे? क्या उनको अनवर अली नजर नहीं आ रहे? क्या उनको अम्माद बट नजर नहीं आ रहे? क्या उनको बिलावल भट्टी नजर नहीं आ रहे? और जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की ऑलराउंडर की बात की, खुशदिल शाह हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको हम आजमा सकते हैं। हुसैन तलत एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको हम एज ए ऑलराउंडर जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन एक और नाम भी है जो ताहिर यकीनन जानते होंगे, बदी यकीनन जानते होंगे, कि जब जब रमज़ान क्रिकेट कराची में खेली जाती है, या तो वो अपने इदारे के लिए भी और अपने रीजन के लिए भी बड़ा अच्छा खेलता है, और वो है कामरान गुलाम, जो टॉप ऑर्डर पे भी खेल सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सिर्फ वो एक सीजन खेला। तो ये वो ऑलराउंडर्स हैं कि जिसपे बजाय इसके कि हम अपने प्राइम में बैठ के डिस्कस करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि हमें भी अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, हार्दिक पांड्या, मंजूर इलाही और इस टाइप के दीगर ऑलराउंडर्स की तरह कोई अच्छा ब्रेथवेट जैसा कोई ऑलराउंडर हमें मिल सके। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड की इस फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, और पॉइंट्स टेबल पे अब कौन सी टीम कहां पर स्टैंड करती है। पॉइंट्स टेबल पे एक निगाह डालेंगे और देखेंगे कौन सी टीम कहां पे स्टैंड करती नजर आ रही है। इंग्लैंड ने आज जिस तरह से फतह हासिल की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, न्यूजीलैंड जिसको कल शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये इब्तिदाई 3 पोजीशन पे मौजूद है। और पाकिस्तान जो कल हमें नंबर 4 पे नजर आ रहा था, सिरकता हुआ हमें नजर आया नंबर 5 पे इंग्लैंड की इस फतह के साथ। अब पाकिस्तान 5 पॉइंट के साथ 9 पॉइंट के साथ नंबर 5 पे मौजूद है, और इंग्लैंड नंबर 4 पे मौजूद है 10 पॉइंट के साथ। इंग्लैंड का एक मैच, पाकिस्तान का एक मैच बाकी रह गया, लेकिन साथ साथ बांग्लादेश भी इस लिस्ट में है कि जहां पे वो 6ठे नंबर पे मौजूद है। 7 मैचों में उसके 7 पॉइंट हैं। और अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये 3 हरीफ है जो हैं वो इस सेमीफाइनल की लिस्ट में है कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है ताहिर। अब जिस तरह मैंने पॉइंट्स टेबल बताया आपको, इंग्लैंड अगर अपना एक मैच और जीतता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अरे भाई बिल्कुल, क्योंकि बात यह है कि अब तो जीतना ही जीतना, चाहे वो आप उन पर रहोगे। हमारा मैच इस सबके होने के बाद फिर हमारा मैच है, और फिर एक वाज़े हमें फिगर नज़र आ जाएगी कि हाँ कि हमारा जो मैच होगा वो इतना वैल्यूएबल है या नहीं है। क्योंकि बात यह है कि इंग्लैंड आज जीतने के बाद 10 पॉइंट उसके हो गए, आपको एक मैच और जीतना है, 12 पॉइंट हो जाएंगे, और हम अगर जीतेंगे तो हमारे 11 पॉइंट हो जाएंगे। तो फर्क तो वहां पर है, लेकिन फिर वहां पर यह आ जाती है बात कि अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, तो अगर न्यूजीलैंड वो मैच हार गया तो उसके भी 11 पॉइंट है, हम जीत गए तो हमारे भी 11 पॉइंट, तो फिर वो नेट रन रेट का प्रॉब्लम आएगा। अभी हमें एटलीस्ट हमें एक तो मैच जीतना भी है अली भाई, फिर नेट रन रेट भी देखना है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज वही है, जो मैं रिपीट कर रहा हूं, कि हमारा बिल्कुल लास्ट में मैच है, तो हमें पूरी प्रॉपरली प्लानिंग के साथ प्लेइंग 11 के जो एक रोल देना है कि ऊपर से ये रोल है, इतने ओवर में ये रोल है, ये अगर सजे जाएगी तो आप इन प्लान्स के साथ जाएं।
हमें कोई गलती नहीं करनी है उस मैच में। और जैसे ताहिर ने बड़ी तफसील के साथ बताया, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है वो ये है कि इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का मैच है उसमें इंडिया और इंग्लैंड वाली बात नहीं है, सूरत हाल नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड इसमें ऑल आउट अपने सर्वाइवल के लिए जाएगा, और जब न्यूजीलैंड अपने सर्वाइवल के लिए जाएगा तो अल्टीमेटली उसका एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को हासिल इसलिए हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड उस मैच को न सिर्फ जीतने के लिए जाएगा बल्कि उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम की कोशिश ये होगी कि अपने रन रेट को भी बेहतर करे, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मैच में जीतता है तो इंग्लैंड स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा 12 पॉइंट के साथ। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड इस मैच को हारता है तो फिर न्यूजीलैंड के 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो 11 पॉइंट के साथ साथ उसका जो रन रेट है, कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको एक शिकस्त हुई है, बड़ी शिकस्त हुई है, उसके बाद उसका रन रेट भी मुतासर हुआ है। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बात करते हैं। ताहिर ने कहा कि ऑल आउट पाकिस्तान को जाना होगा, बांग्लादेश से पाकिस्तान का मैच है, जिस तरह से स्पिनर्स के सामने हमें स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं फ़खर जमान, आपको लगता है कि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी हफीज़ को ओपन करा दें और शोएब मलिक चूँकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं तो आखिरी मैच में एक रेस्ट मिल गया, वेकअप कॉल मिल गई शोएब मलिक को, उनका वर्ल्ड कप का ये आखिरी मैच होगा, उनको खिलाएं ताकि उनमें जो कुछ करने का जज्बा है वो पाकिस्तान के काम आ सके। देखिए अली भाई, इस वक्त आप जो है ना बिल्कुल भी आप इस विनिंग जो टीम है इसको नहीं छेड़ सकते। अगर खुदा न खास्ता आपने विनिंग टीम को छेड़ा और आपको शिकस्त हो गई तो फिर आपको एक तो एक तनकीद, फिर दूसरी तनकीदें और बहुत सारी तनकीदें आपको सुननी पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ कि इसी टीम के साथ जाएँ और जिस तरीके से आप पीछे खेलते हुए वैसे ही खेलें, क्योंकि अब शाहीन शाह अफरीदी भी मुकम्मल रिदम में आ गया है, वो भी अच्छी बॉल कर रहा है। उसके अलावा एक चेंज आप अगर हफीज़ को करना चाहते हैं तो हफीज़ को चेंज करें, उसकी रिप्लेस में आसिफ को ला सकते हैं जब आपको हार्ड हिटिंग या इस तरह की बैट्समैन की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने हम बात कर रहे थे कि रन रेट की बात कर रहे थे, तो इंग्लैंड हार के भी इस में शामिल हो सकता है, ये नहीं कि जीत के। अगर वो अगला मैच न्यूजीलैंड से हार जाता है तो फिर भी वो फाइनल 4 में है। इस वजह से कि अगर बांग्लादेश खुदा न खासा हमें हरा देता है तो हमारे 9 पॉइंट हैं, और बांग्लादेश अगर इंडिया से हार जाता है तो उसके भी 9 पॉइंट हैं, तो स्टेट ऑफ वे इंग्लैंड पहुंच जाएगा। ठीक है, क्विकली मुझे बताइएगा, जिस तरह ये बात कर रहे हैं क्विकली को खत्म कर दें शो, कि हफीज़ को क्या हम ओपन करा के फ़खर को रेस्ट करा सकते हैं कि स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं फ़खर? नहीं अली भाई, अभी क्योंकि सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट का काम नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का काम नहीं, दोनों एनालिस्ट का ये कहना है। लेकिन कल क्या होने जा रहा है, कल के मैचेस पर निगाह डालते हैं कि जहां पर जो मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच की कोई अहमियत नहीं, कोई इसकी अफादियत नहीं है। अब तक का 8 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले गए। श्रीलंका ने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की, वेस्ट इंडीज़ को 4 में फतह हासिल हुई, और एक मैच जो था वो बिला नतीजा साबित रहा। इस मैच की ना कोई अहमियत है ना कोई अफादियत है। चूँकि मरून शर्ट पहने में तो इनसे शुरू कर लेता हूँ, वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे आप? अब तो सपोर्ट करना ना करना बराबर है, क्योंकि जीते तो किसी को फ़ायदा नहीं, हारे तो किसी को नुकसान नहीं। तो बस एक वो होता है कि आईसीसी जो अपने मैचेस रखता है, एक जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना है, बाकी तो इस मैच कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे इस फॉर्मेलिटी में आप? मेरे ख्याल में श्रीलंका एशियन टीम होने के नाते। एशियन टीम होने के। ताहिर करने तो टूर किया श्रीलंका का, तो ताहिर से पूछना बेकार है। वैसे ताहिर किसको सपोर्ट करेगा? अली भाई टू बी ऑनेस्ट श्रीलंका, क्योंकि जिस तरह से वो है, और फिर नासिर मलिंगा भी वहाँ मौजूद है, उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो मैं तो चाहूंगा डेफिनेटली मलिंगा एक ऐसी परफॉर्मेंस दें तो जो उनको सेंड बैक अच्छी तरीके से किया जाए। ठीक है जी, हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट का कहना है कि कल श्रीलंका की टीम को इनकी सपोर्ट हासिल होगी। अब मैं तो फिर अब इन्होंने जब श्रीलंका की टीम को पिक किया तो मैं फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम को पिक करूंगा, क्योंकि पावर हिटिंग देखने का जो मजा वेस्ट इंडीज़ की जानिब से आता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आज के शो में बस इतना ही। ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। बदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे फिर स्पोर्ट्स 1 में आपसे मुलाकात होगी। कल रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।